अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, इस क्लास में हम लोग इंशाल्लाह बिजनेस के एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे और उसके लिए मैंने सिलेक्ट किया लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1। एक अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे इस सवाल से। सबसे पहले इस सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं कि इस सवाल में एग्जामिनर ने हमसे क्या रिक्वायर किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोविजन के मुताबिक और उसके रूल्स के मुताबिक आपने कंप्यूट करनी है टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। आजादी एंड कंपनी और टैक्स ईयर है 2022। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसका एक बी पार्ट भी है। इसमें एग्जामिनर ने कहा है कि आपने डिस्कस करनी है टैक्स की इम्प्लीकेशंस स्कॉलरशिप से रिलेटेड। और स्कॉलरशिप किसको मिल रही है? सारा को मिल रही है। ठीक हो गया। और इन हर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2022 के वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में इसको किस तरह से ट्रीट करेगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको एग्जामिनर ने एक नोट भी प्रोवाइड किया हुआ है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जितनी भी रेलिवेंट एग्जम्पशंस हैं, एग्जम्पशंस वो इनकम जिन पे टैक्स नहीं इंप्लीमेंट होगा, वो एग्जम्प्ट है, आपने वो भी बतानी है। जिस इंफॉर्मेशन को मैंने आपको प्रोवाइड किया लेकिन आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए उसे कंसीडर नहीं किया, आपने वो भी बतानी है बात कि आपने क्यों नहीं कंसीडर किया, उसे क्यों एक्सक्लूड कर दिया, अपने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में उसे कंसीडर क्यों नहीं किया। और डिसअलाउंसेस, वो जितने भी इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं या एडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं, तो आपने जिसको डिसअलाउ किया वो क्यों किया, उसकी रीजन बतानी है। तो बच्चे, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजादी एंड कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का। और डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये इंफॉर्मेशन है जो एसी के रिकॉर्ड्स से एक्सट्रैक्ट की गई है और ईयर एंड है 30 जून 2022। सेल्स की फिगर 380 रुपीज इन मिलियन में इंफॉर्मेशन है। हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जामिनर जिस डिनोमिनेशन में हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा, हम सॉल्यूशन भी उसी डिनोमिनेशन में करेंगे अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। अगर एग्जामिनर हमें किसी और डिनोमिनेशन में सॉल्व करने के लिए खुद से कह दे, अदरवाइज हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी इसी डिनोमिनेशन में करना है। सेल्स टैक्स की फिगर और ट्रेड डिस्काउंट की फिगर डिडक्ट होगी। ये नेट सेल्स की फिगर है 320। कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर है 240, डिडक्ट हुई है 240 की फिगर। और ये है ग्रॉस प्रॉफिट 80 मिलियन का। इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हुए हैं और ये आ गई लॉस बिफोर टैक्स की फिगर। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ता चला जाऊंगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करता चला जाऊंगा। ठीक हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इसके सामने वाले पोर्शन पे मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करता हूं जी बच्चे। सबसे पहले बच्चे, कंपनी का नाम है आजादी एंड कंपनी। ठीक हो गया, नाम लिखा। अब रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है बच्चे? हमें कंप्यूटेशन करनी है। कंप्यूटेशन किसकी करनी है बच्चे? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। टैक्सेबल इनकम भी पूछी गई है
और टोटल इनकम भी पूछी गई। मैं टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी लिख देता हूं क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है मैं पूरी इंफॉर्मेशन लिख सकूं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड इसके साथ हमें लिखनी है टैक्स लायबिलिटी। और जी बच्चे टैक्स ईयर, जो इंफॉर्मेशन मौजूद है टैक्स ईयर से रेलिवेंट वो है 2022, टैक्स ईयर 2022। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया, डिनोमिनेशन हम वही इंफॉर्मेशन यूज करेंगे जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड किया है, वो है रुपीज इन मिलियन में इंफॉर्मेशन। हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले लॉस बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले वाला लॉस, लॉस बिफोर टैक्स। कितनी फिगर है लॉस बिफोर टैक्स की? 66 लॉस की फिगर है जी बच्चे, हमने लिख ली। अब आपको पता है इसमें हम दो एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट करते हैं। फर्स्ट वन, सबसे पहले हम ऐड करते हैं इसमें इन एडमिजिबल एक्सपेंसेस, ऐड करते हैं बच्चे इन एडमिजिबल एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस इन एडमिजिबल हैं वो हम ऐड बैक कर देते हैं और डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, लेस कर देंगे एडमिजिबल एक्सपेंसेस। एडमिजिबल एक्सपेंसेस हम यहां से डिडक्ट कर देंगे। ठीक हो गया जी बच्चे। अब वन बाय वन इंफॉर्मेशन पढ़ते चले जाएंगे और उस इंफॉर्मेशन को सॉल्व करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे सबसे पहली इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में कॉस्ट ऑफ सेल्स में शामिल है, इंक्लूड। ये 3 एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में शामिल है। पहली एडजस्टमेंट क्या है? पेमेंट ऑफ रुपीज 12 मिलियन इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स रुपीज 2 मिलियन हाशिम लिमिटेड को पे किया। 12 मिलियन की आपने पेमेंट की है, इसमें 2 मिलियन के सेल्स टैक्स की अमाउंट शामिल है जो आपने हाशिम लिमिटेड को पे किया। लेकिन हाशिम लिमिटेड को क्यों पे किया? क्योंकि आपने एक नई मशीन परचेज की है और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके अगेंस्ट हमें डेप्रिसिएशन अलाउ हो वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होता, वो पूरी फिगर आप डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये मशीन आपने किस लिए खरीदी? प्लास्टिक कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और ये आपने एक्सचेंज की है एक पुरानी मशीन के साथ, ओल्ड मशीन के साथ, जिसकी बुक वैल्यू और उसकी फेयर वैल्यू भी गिवन है। 5 मिलियन उसकी बुक वैल्यू है और फेयर वैल्यू उसकी 4 मिलियन है। इसका मतलब एक मशीन की डिस्पोजल है और एक मशीन की एक्विजिशन है। और ये ट्रांजैक्शन हुई है 1 जुलाई 2021 को। अभी यहीं तक रुकते हैं। यहीं तक रुक के मुझे बताइएगा, पहली एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक ये है कि आपने एक एक्सपेंस बना दिया जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखा होगा। क्या वो एक्सपेंस बनना चाहिए? नहीं ना, उसके अगेंस्ट डेप्रिसिएशन अलाउ होगी ना, टैक्स की डेप्रिसिएशन। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, वो एक्सपेंस एड बैक हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे बच्चे? जी शाबाश, पेमेंट अगेंस्ट मशीन, जो मशीन के अगेंस्ट पेमेंट हुई है वो ऐड बैक करने लगे। पेमेंट अगेंस्ट मशीन, मशीन के अगेंस्ट जो पेमेंट हुई है वो बच्चे हम ऐड बैक करेंगे। ठीक हो गया। 12 मिलियन की वो हमने ऐड बैक कर दी 12 मिलियन से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे यहां तक? अच्छा बच्चे, एक मशीन की डिस्पोजल भी हो रही है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है क्या आया उसके अगेंस्ट गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके लिए हमें पूरी इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। तो पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, जो जो इसका इफेक्ट होगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे, उसकी वर्किंग बना के पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओल्ड मशीन 1 जनवरी 2020 को खरीदी गई थी। डिस्पोजल हो रही है ओल्ड मशीन की और डेप्रिसिएशन न्यू मशीन की अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई। तो इसका मतलब हमें तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी।
एसी की बुक्स में। टैक्स WDV ओल्ड मशीन की वो अकाउंटिंग WDV के इक्वल है। तो अकाउंटिंग की WDV है, वो जितनी भी है अकाउंटिंग की WDV वो है 4 मिलियन की, सॉरी 5 मिलियन की। ये तो फेयर मार्केट वैल्यू थी, 5 मिलियन है और फेयर मार्केट वैल्यू है 4 मिलियन। तो हम कैलकुलेट करते हैं ये गेन की अमाउंट है या लॉस की अमाउंट है। गेन है या लॉस है, वो जितना भी अकाउंट फॉर होना होगा, अगर गेन हुआ तो ऐड हो जाएगा, लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे। ठीक है जी। अब मैं यहीं पे वर्किंग बिल्कुल इसके सामने कर रहा हूं। वर्किंग नंबर 1, ये वर्किंग नंबर 1 हम करने लगे। गेन या लॉस की वर्किंग करने वाले हैं। डिस्पोजल के वक्त गेन हुआ या लॉस हुआ उसकी वर्किंग करने वाले हैं हम। जी बच्चे, सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू, या आपको पता है ना कंसीडरेशन रिसीव्ड लिखते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू और कंसीडरेशन रिसीव विच एवर इज हायर होती है। तो यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू है 4 मिलियन। इसमें से माइनस करनी है टैक्स WDV की अमाउंट, जबकि एग्जामिनर ने हमें बता दी है कि टैक्स WDV और अकाउंटिंग WDV की फिगर सेम है, वो है 5 मिलियन। इसमें से लेस करते हैं, ये फिगर होगी 1 मिलियन की और ये अमाउंट है लॉस की, टैक्स लॉस की। तो टैक्स लॉस की फिगर हम यहां से डिडक्ट कर देंगे। टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल के वक्त टैक्स लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 1 मिलियन का लॉस हो गया। ये हमने यहां से लेस कर दिया। अब मुझे बताइएगा कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आ गई? ये भी बात हो गई। अच्छा, अब जो नई मशीन है उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कीमत क्या है, जरा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वो वर्किंग नंबर 2 है हमारी, मैं यहीं पर वर्किंग कर रहा हूं इसकी। वर्किंग नंबर 2, बड़ी तवज्जो से आपने बात को समझना है। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। इसमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कंफ्यूज की हुई है। सबसे पहली बात उसने कहा पेमेंट की है मशीन के अगेंस्ट। टोटल पेमेंट कितने की हुई है? 12 मिलियन की। इंफॉर्मेशन रुपीज इन मिलियन में। और आपको पता है सेल्स टैक्स एडजस्टेबल पार्ट नहीं बनता मशीन की कॉस्ट का, वो हम माइनस कर देंगे। 2 मिलियन सेल्स टैक्स की अमाउंट है। अच्छा, अब आप देखें कि पुरानी मशीन दे के नई मशीन खरीदी गई है। ये बात समझनी है गौर से। पुरानी मशीन दे के नई मशीन खरीदी गई है। मैंने ये इंफॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए मैं आपके साथ दोबारा भी पढ़ता हूं। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि हमारे पास एक पुरानी मशीन थी। मैं इसको कह देता हूं ये है ओल्ड मशीन। कॉन्सेप्ट समझना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसकी मार्केट में कीमत है, फेयर मार्केट वैल्यू है 4 मिलियन। अच्छा, आपने ये मशीन उसको दे दी, उसको ट्रांसफर कर दी और उसके बदले में उससे एक न्यू मशीन परचेज कर ली, न्यू मशीन खरीद ली, वो एक्वायर कर ली, ये मिल गई। अब आपको इस ट्रांजैक्शन में जस्ट 12 मिलियन पे करना पड़ा। अब ये आपने पेमेंट की है, तो अब आप कहें कि मेरी मशीन की कॉस्ट 12 मिलियन है, ये तो बात गलत है। इसमें 2 मिलियन टैक्स की अमाउंट है, वो आपको पता ही है। सेल्स टैक्स की अमाउंट इसमें 2 मिलियन है, वो हमने एडजस्ट करना ही करना है। वो बात समझते हैं, वो हमने यहां पे एडजस्ट कर भी लिया। लेकिन ये जो ओल्ड मशीन आपकी 4 मिलियन में, आपने ये नहीं उसको पे किया। अगर आप मार्केट में डिस्पोज ऑफ करते तो 4 मिलियन उसको कैश में पे कर देते, लेकिन आपने यहां पे उसको मशीन ही दे दी। क्या आप इस फेयर मार्केट वैल्यू को इस पुरानी मशीन की ट्रेड इन अलाउंस की फिगर कंसीडर नहीं करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, शाबाश। तो यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, आपने फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी है ओल्ड मशीन की, वो है 4 मिलियन। तो अब इसकी टोटल फिगर कितनी हो जाएगी? 16 मिलियन। ये होगी कॉस्ट। तो कैसे हुई? आपने ओल्ड मशीन जो डिस्पोज ऑफ की है उसकी भी तो 4 मिलियन फिगर है ना,
इसका मतलब है 12 मिलियन आपने ये पे किया, 4 मिलियन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, टोटल 16, इसमें से आपने सेल्स टैक्स की फिगर डिडक्ट कर दी। ठीक हो गया जी। तो सेल्स टैक्स की फिगर अगर आप डिडक्ट करते हैं 12 में से 2 10, 10 और +4 14, ये मेरे से मिस्टेक होगी, मैंने 16 लिख दिया, ये 14 फिगर बन रही है। ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन? चलें जी, अब यहां तक तो बात हमें समझ में आ गई, कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर दी। अब इस एडजस्टमेंट को मैं दोबारा से पढ़ता हूं। आपने क्या किया, एक्सचेंज किया है, हाशिम लिमिटेड को 12 मिलियन पे किया, 12 मिलियन हाशिम लिमिटेड को पे किया, 12 मिलियन, इसमें 2 मिलियन की सेल्स टैक्स की अमाउंट है, तो 12 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 10 मिलियन हो गया। नई मशीन के परचेज करते हुए जो कि प्लास्टिक कंटेनर बनाएगी, इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मशीन, उसके बदले में आपने एक एक्सचेंज भी किया पुरानी मशीन, ये पेमेंट तो आपने सेपरेट दी है। वो जो पुरानी मशीन एक्सचेंज किया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 4 मिलियन, क्या वो इसमें कंसीडर नहीं करेंगे? तो हम क्या करेंगे, 10 + 4 ये हो जाएगी 14। अब बात क्लियर हो गई बच्चे आपको? ठीक हो गया। अच्छा, अब सवाल ये है, क्या ये एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस है या नहीं है? बिल्कुल है, शाबाश। तो हम सबसे पहले इस पे वर्किंग करने लगा हूं, मैं अब इस पे कैलकुलेशन करने लगा हूं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस आपको पता है एट द रेट ऑफ 25% है, एट द रेट ऑफ 25%। तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, 14 × 25%। कैलकुलेट करें 14 का 25% कितनी फिगर बनती है, 14 × 25%, ये फिगर है 3.5, ये हमने डिडक्ट कर दी। अच्छा, इसके बाद इसमें से हमें माइनस करनी है टैक्स की डेप्रिसिएशन भी, तो टैक्स की डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हैं। टैक्स डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, टोटल फिगर है 14, इसमें से माइनस करें इनिशियल अलाउंस 3.5 और इसका 15% रेट अपने अप्लाई करना है। इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन फुल ईयर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है, तो 14 - 3.5 उसका बच्चे 15%, तो ये फिगर होगी 1.575 मेरे पास बन रही है, मैं इसको राउंड ऑफ करके 1.58 कर रहा हूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? यहां तक बात क्लियर हो गई बच्चे? किसी तरह की कोई कंफ्यूजन? ठीक हो गया जी। तो ये फिगर, ये हमने पहली एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली, फर्स्ट वन एडजस्टमेंट हम सॉल्व कर चुके होंगे। ये सवाल की इंपॉर्टेंट रिवीजन लेवल पॉइंट है, मैं लिख भी देता हूं इसके साथ। अच्छा बच्चे, इसके बाद सेकंड वन पॉइंट, रॉ मटेरियल परचेज किया 40 मिलियन का, जिसके बदले में पेमेंट करते हुए विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं किया गया। पेमेंट करते हुए एट द टाइम ऑफ पेमेंट, साल के दौरान एसी ने टोटल रॉ मटेरियल परचेज किया 120 मिलियन का। आपको याद होगा, हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर कोई एक्सपेंस हो और एक्सपेंस की पेमेंट करते हुए आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता था। लेकिन हमने इसकी एक्सेप्शन ये पढ़ी थी कि अगर रॉ मटेरियल परचेज किया, आपने परचेजेस की, 20% टोटल परचेजेस तक डिसअलाउ हो सकती है मैक्सिमम, इससे ज्यादा ये डिसअलाउ नहीं हो सकती। याद है ना? तो बच्चे अब इसके लिए हम ये वर्किंग करने वाले हैं, जरा तवज्जो से अब समझनी है हमने बात। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया जिसके अगेंस्ट विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं किया, नो विद होल्डिंग टैक्स वॉज डिडक्टेड, फॉर विच, जिसके लिए विद होल्डिंग टैक्स वॉज नॉट डिडक्टेड, आपने विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं किया।
अच्छा, अगर विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो अब हमें कंसीडर करना पड़ेगा लोअर ऑफ की सिचुएशन को। ठीक है जी, मैं आपके सामने वर्किंग करता हूं, ये कैसे किस सिचुएशन में हम वर्किंग करते हैं ये देख लीजिएगा। देखिए, टोटल जिसके अगेंस्ट विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ वो 40 मिलियन की फिगर है। और दूसरी सिचुएशन, अब 120 टोटल परचेजेस, इसका मैक्सिमम जो डिसअलाउ हो सकता है वो 20% तक हो सकता है। ये फिगर कितनी बन रही है, 120 का 20%, ये हो जाएगी 24 मिलियन। अब आपको पता है कि मैक्सिमम इनएडमिसिबल तो 24 तक हो सकता है, इससे ज्यादा तो डिसअलाउ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि इस 40 और 24 में से जो फिगर लोअर ऑफ है वो फिगर एड बैक होगी। तो वो कितनी फिगर है बच्चे, 24 मिलियन। ये 24 मिलियन हम एड बैक कर देंगे। बताइएगा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? सब बातें क्लियर है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? चले जी, बिल्कुल ठीक हो गया। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे नेक्स्ट वन, थर्ड वन पॉइंट है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ डैमेज फिनिश गुड्स ऑफ रुपीज 18 मिलियन। अच्छा, अब बच्चे ये बात समझिएगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर 18 मिलियन की क्लोजिंग इन्वेंट्री शामिल है। ये उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट में शामिल है। अच्छा, बहुत ज्यादा बारिश की वजह से ना ये गुड्स डैमेज हो गई और अब इसके अगेंस्ट जो अमाउंट रियलाइज होगी वो 12 मिलियन से ज्यादा की नहीं रियलाइज होगी। तो एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हम इन्वेंट्री को मेजर करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब कॉस्ट 18 है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 12, डिफरेंस कितना आ गया, 6 मिलियन से इन्वेंट्री को राइट ऑफ करना होगा। ठीक हो गया ना, इन्वेंट्री को रिड्यूस करना होगा, तो फिर ये 6 मिलियन से हम डिडक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। तो बच्चे ये एडजस्टमेंट भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं यहां पे। तो ये क्या है, एनआरवी की एडजस्टमेंट है। आपके सामने वर्किंग करने लगा हूं बच्चे। वर्किंग में हमने क्या करना है, 18 माइनस 12, डिफरेंस कितना आ गया, 6 का। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो ये 6 से हमने डिडक्ट कर दी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे यहां तक? ठीक हो गया। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की सारी एडजस्टमेंट्स हमने इनकॉर्पोरेट कर ली। अब आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। तो जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शामिल है सैलरी है 0.275 मिलियन, मींस है ये 275,000 की बात कर रहा है। अच्छा, अगर एग्जामिनर इससे आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हमें ना करता एग्जाम में, तो अंडरस्टूड था कि हम इसको 12 से डिवाइड करते, जो फिगर आती फिर उसको कंपेयर करते, क्या ये सैलरी पर मंथ 25,000 रुपए तक की कैश में पे की जा सकती है। मगर अगर फिगर 25,000 रुपए से ज्यादा हो सैलरी की पर मंथ की, तो फिर ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस होगा, क्योंकि ये लिमिट लगाई हुई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कि 25,000 तक रुपीस की सैलरी वो थ्रू कैश पे की जा सकती है, अदर देन बैंकिंग चैनल पे की जा सकती है। बट अगर द अमाउंट ऑफ सैलरी इज ग्रेटर देन 25,000 रुपीज पर मंथ, तो वो लाजमी है कि वो थ्रू बैंकिंग चैनल पे हो। तो इस सिचुएशन में तो हम इस तरह से करते, लेकिन देखें एग्जामिनर ने हमें खुद ही बता दिया, कहा इन कैश पे हो रही है और मंथली सैलरी 25,000 रुपए है और ये 11 मंथ्स की है। तो एग्जामिनर ने हमें खुद ही बता दिया। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, क्या मुझे बताइएगा, क्या 25,000 रुपए तक की सैलरी अगर थ्रू कैश पे की जाए, बैंकिंग चैनल के थ्रू ना पे की जाए, तो क्या वो इनएडमिसिबल है? शाबाश, वो इनएडमिसिबल नहीं है। तो हमें यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी।
बट एग्जामिनर ने हमें कहा था कि शो करनी है हर इंफॉर्मेशन, तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा सैलरी पेड इन कैश। अगर सैलरी कैश में पे की जाए तो वो तो एडमिसिबल है, तो इसका मतलब है हमें इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं इनकॉर्पोरेट करनी, क्योंकि अकाउंटिंग वाले ने भी एक्सपेंस बनाया, टैक्स के हिसाब से भी वो एक्सपेंस है। अगर अकाउंटिंग का भी खर्चा है, टैक्स के लिहाज से भी खर्चा है, तो फिर कोई एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक हो गया जी बच्चे, तो ये भी बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट 1 पॉइंट, वेयर हाउस का रेंट है बच्चे 1.6 मिलियन का। वेयर हाउस का रेंट कितना है बच्चे 1.6 मिलियन का। क्रेडिट कार्ड लिंक टू नोटिफाइड बिजनेस बैंक अकाउंट, और हमने ये बात पढ़ी हुई है, क्रॉस चेक के थ्रू पे हो जाए, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे हो जाए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू पे हो जाए, लेकिन वो ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल होनी चाहिए, तो वो बैंकिंग चैनल कंसीडर किया जाता है। तो ये वेयर हाउस, जो वेयर हाउस का रेंट पे किया गया है वो भी एडमिसिबल एक्सपेंस है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जो वेयर हाउस रेंट पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे किया गया, वो भी क्या है बच्चे, एडमिसिबल एक्सपेंस है। तो हमें यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये बच्चे अकाउंटिंग वाले ने भी एक्सपेंस बनाया, टैक्स के हिसाब से भी एक्सपेंस है, तो फर्दर कोई ट्रीटमेंट इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे ये ट्रीटमेंट्स आपको समझ में आ रही है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे। चलें जी बच्चे, नेक्स्ट बैड डेट्स 2.8 मिलियन के राइट ऑफ अगेंस्ट रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर। कस्टमर से आपने कुछ पैसे लेने थे, अब कस्टमर से पैसे लेने तो इसका मतलब उसे सेल ही की हुई होगी ना। अगर कोई एडवांसेस होते या किसी और तरह की इंफॉर्मेशन एग्जामिनर हमें प्रोवाइड करता तो तब हम सोचते। तो ये कह रहा है कि आपने कस्टमर को चीजें बेची होंगी, आपने उससे पैसे लेने थे, वो बैड डेट्स आपने राइट ऑफ कर दिए। तो ये मुझे बताइएगा, ये जो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है, क्या ये एडमिसिबल एक्सपेंस है या इनएडमिसिबल? शाबाश, एक्सीलेंट। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एडमिसिबल एक्सपेंस है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये भी क्या बच्चे, एडमिसिबल एक्सपेंस है। ठीक हो गया। अकाउंटिंग वाले ने भी खर्चा बनाया, टैक्स के लिहाज से भी ये खर्चा है, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। कमीशन पे किया गया बच्चे 3.2 मिलियन का कमीशन। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमीशन ऑफ ₹3.2 मिलियन पेड टू वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एसी। एसी के एक मेंबर को कमीशन 3.2 मिलियन का पे किया गया। ठीक हो गया। आपने ये रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी एओपी के मेंबर को कोई सैलरी, कमीशन, किसी भी तरह का कोई भी और रिम्यूनरेशन पे की जाए, वो इनएडमिसिबल है, वो एडमिसिबल नहीं है। तो बच्चे इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि कमीशन जो पे किया गया मेंबर ऑफ एओपी को, वो हम ऐड बैक कर देंगे। कमीशन पेड टू मेंबर ऑफ एओपी। एओपी के मेंबर को जो कमीशन पे किया गया वो 3.20 का, वो ऐड बैक कर दिया। ठीक है जी, 3.20 का। यहां तक बच्चे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चले जी, नेक्स्ट। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट वन, ये 2 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन भी है। को याद होगा जब हम लोग रिक्वायरमेंट पढ़ रहे थे एग्जामिनर की, तो एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली इसका अलहदा से भी तस्करा किया था कि इसकी ट्रीटमेंट आपने अलहदा से बतानी है। लेकिन अभी फिल वक्त इस न्यूमेरिकल में क्या होगी, फिर वो सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसका। स्कॉलरशिप ऑफ ₹4.5 मिलियन पेड टू सारा
स्कॉलरशिप पे की गई है 4.5 मिलियन की सारा को। वन ऑफ एसीज स्टाफ मेंबर, एसी के स्टाफ मेंबर को, ठीक हो गया जी। फॉर हायर स्टडीज के लिए इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के मुताबिक, जी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के मुताबिक अगर स्कॉलरशिप पे की जाए, क्या ये एडमिजिबल एक्सपेंस है या इनएडमिजिबल एक्सपेंस? सेक्शन 47 चैप्टर 18 में ये बात हमने पढ़ी है। चैप्टर 18 का पॉइंट नंबर 6 है कि स्कॉलरशिप अगर कोई ग्रांट की जाए एजुकेशन की कॉस्ट को बियर करने के लिए, वो एग्जम्प्ट होती है। याद है ना आपको ये बात? तो ये क्या है? एग्जम्प्ट है। ये याद रखनी है आपने ये बात। तो ये बच्चे स्कॉलरशिप क्या होगी? एग्जम्प्ट। तो अगर स्कॉलरशिप एग्जम्प्ट है तो बहरहाल एग्जम्पशन है, हमें बतानी तो पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें क्या है, शो ऑल रेलिवेंट एग्जम्पशन। ठीक है जी। स्कॉलरशिप पे की गई, अब ये क्या है? ये एग्जम्प्ट है। हम यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट भी बता देते हैं सेक्शन 47 के मुताबिक। ठीक हो गया जी बच्चे, ये भी बात क्लियर होगी जी बच्चे। नेक्स्ट बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद बच्चे दो एडजस्टमेंट्स हमारी रह गई हैं, वो दो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं जी बच्चे। पेमेंट ऑफ ₹6.4 मिलियन फॉर परचेज ऑफ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। अब ये किस में अमाउंट शामिल है? ये अमाउंट शामिल है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। ये याद रखिएगा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाली बात हम पढ़ रहे हैं, भूल ना जाइएगा। कह रहा है कि एक आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया है खास किस्म का 6.4 मिलियन का, और आपने उसको खर्चा बना दिया। वो तो इंटेंजिबल एसेट होता है, उस पर तो अमोर्टाइजेशन अलाउ होती है, वो एडमिजिबल एक्सपेंस नहीं है। अच्छा बच्चे, खरीदा कब गया? 1 अप्रैल 2022 को। आपको याद होगा, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट खरीदा जाए उस पे अमोर्टाइजेशन अलाउ होती है। अमोर्टाइजेशन यूजफुल लाइफ पे बेस बनेगी, उसकी कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे यूजफुल लाइफ से। अगर ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया जाए तो फिर आपने नंबर ऑफ डेज बेस पे उसकी अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करनी है। याद है ना आपको ये बातें? तो 1 अप्रैल को बाय किया गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं अप्रैल के कितने दिन है, इसके बाद मई और फिर जून, नंबर ऑफ डेज के बारे में भी आपको पता चल जाए, 30, 31 और 30th, टोटल 91 डेज है। तो पूरे साल में 365 और ये 91 डेज हो गए। सॉफ्टवेयर एक्सपेक्टेड है कि वो 5 ईयर ये यूजफुल लाइफ है। अगरचे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इस्तेमाल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, तो हमने ये रूल पढ़ा हुआ है, जब भी वो अवेलेबल फॉर यूज हो अमोर्टाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेट कि आप उसे इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, अवेलेबल फॉर यूज है, अमोर्टाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी ट्रीटमेंट हम इनकॉर्पोरेट करते हैं जी बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर, जी बच्चे परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर जितनी भी अमाउंट है बच्चे वो ऐड बैक कर देंगे 6.40, और बच्चे हमने इसमें से अमोर्टाइजेशन माइनस करनी है जी। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन बच्चे अब हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? 6.4 ये कॉस्ट है, जिंदगी 5 साल है, मल्टीप्लाई कीजिएगा नंबर ऑफ डेज, कितने दिन के लिए वो अवेलेबल फॉर यूज रहा 91, और टोटल पूरे साल में 365 डेज। कैलकुलेट कीजिएगा कितनी फिगर बन रही है जी। फिगर कैलकुलेट की 6.4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 91 डिवाइडेड बाय 365, तो ये फिगर है 0.319। तो इसको मैं राउंड ऑफ करके 0.32 लिख रहा हूं 19 की बजाय। ठीक हो गया जी बच्चे, ये भी बात क्लियर हो गई। चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बच्चे लास्ट 1 पॉइंट इस क्वेश्चन का अब हम पढ़ते हैं जी बच्चे। डेप्रिसिएशन और फाइनेंशियल चार्जेस 2.1 मिलियन और 1.5 मिलियन रिस्पेक्टिवली एक नई गाड़ी का है जिसको एक्वायर किया गया फाइनेंशियल लीज पे।
आपको पता है अगर कोई एसेट लीज पे एक्वायर किया जाए तो दो एक्सपेंसेस इनएडमिसिबल होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस और दूसरा डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट्स, दोनों को ऐड बैक कर देते हैं। अब माइनस किसको किया जाता है? लीज रेंटल को। तो 1 जुलाई 2021 को एसी ने लीज का एग्रीमेंट किया एक बैंक के साथ एक गाड़ी के हवाले से। अब ये याद रखना है कार है और कार के लिए लिमिट पड़ी हुई है कि मैक्सिमम जो अमाउंट होगी प्रिंसिपल की वो 2.5 मिलियन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये बात याद रखनी है आपने। ये हम चैप्टर अपनी किताब के किस चैप्टर में, चैप्टर 14 में टॉपिक 1 में पढ़ चुके हूं मैं ये बात कि इसकी मैक्सिमम प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू 2.5 मिलियन से ज्यादा की नहीं हो सकती। ठीक हो गया जी। तो वो कह रहे हैं कि 10.5 मिलियन पे करना है, एनुअल लीज रेंटल 3 मिलियन पेएबल इन एरियर्स। सही हो गया। तो अब आपने कंसीडर करना है कि ये जो लीज रेंटल की अमाउंट है वो कितने से ज्यादा नहीं हो सकती, वो इस अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो फिर हमें इस पे लिमिट लगानी पड़ेगी। इसकी लिमिट लगा के इसको सॉल्व करना होगा कि ये फिगर कितनी बनती है। ठीक हो गया। तो इसकी फिगर तो है 10.5 मिलियन। तो 10.5 मिलियन के अगेंस्ट लीज रेंटल की अमाउंट जितनी भी बनेगी वो अलाउ होगी, बाकी डिसअलाउ हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? जी बच्चे, अब हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले आखिरी बात भी पढ़ लेते हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कार इस्तेमाल की जाएगी 80% बिजनेस पर्पस के लिए और 20% फॉर पर्सनल यूज। इसका मतलब है ये सारी की सारी अमाउंट भी नहीं होगी, उसका भी सिर्फ कितने परसेंट अलाउ होगी? 80%। तो ये एक ये लेवल पॉइंट है। मैं अभी सॉल्व करता हूं, अच्छे तरीके से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले हम इनएडमिसिबल एक्सपेंस की वर्किंग करते हैं। जी बच्चे, दो एक्सपेंसेस हमारे लिए इनएडमिसिबल है, एड बैक करना। जी बच्चे, सबसे पहले फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस चार्जेस की अमाउंट बच्चे कितनी है? फाइनेंस चार्जेस की अमाउंट है डेप्रिसिएशन 2.1 की और फाइनेंस चार्जेस 1.5 के। जी बच्चे, अब हम लीज रेंटल की अमाउंट यहां से डिडक्ट करने लगे हैं, उसके लिए हम वर्किंग करेंगे। लीज रेंटल, ठीक हो गया जी बच्चे? जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीज रेंटल की वर्किंग हम लोगों ने करनी है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? कोई कंफ्यूजन? अच्छा देखें, लीज रेंटल पे किया गया 3 मिलियन का। देख ले, मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन भी पिक करूंगा साथ साथ, बल्कि मैं ये आपके सामने कर देता हूं फिगर कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करने के बाद फिर जो फिगर आएगी वो मैं यहां पे लिख दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा कितने लीज रेंटल की फिगर पे हो रही है? 3 मिलियन की। तो ये 3 मिलियन टोटल आउट ऑफ 10.5। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैक्सिमम अलाउड कितनी है? 2.5 मिलियन। इससे ज्यादा की तो अमाउंट नहीं हो सकती। ये बात क्लियर है जी आपको? 3/10.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5। इसके साथ ही साथ हमने ये भी बात पढ़ रखी है कि जितना फॉर बिजनेस पर्पस के लिए, वो बिजनेस पर्पस के लिए 80% है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 80% से। अब आप कैलकुलेट कर दें इसकी कितनी फिगर बनती है। 3 को डिवाइड करें 10.5 से, मल्टीप्लाई कर दें 2.5, उसका बच्चे 80%। कितनी फिगर? 0.57। ठीक है जी बच्चे, तो ये लीज रेंटल की अमाउंट अलाउ होगी। मैं यहां पे भी आपके कर देता हूं वर्किंग, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 3/10.5 के अगेंस्ट 3 मिलियन पे हो रहा है, जबकि ओवरऑल रिस्ट्रिक्टेड कितना है? वो 2.5 से ज्यादा की फिगर नहीं हो सकती, और उसका भी बच्चे 80%, क्योंकि 80% फॉर बिजनेस पर्पस है, 20% फॉर पर्सनल यूज है। तो ये फिगर हमने कैलकुलेट की 0.57, ये माइनस हो जाएगी। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? तो अब इस फिगर को आपने टोटल कर लेना है। ये फिगर है टोटल इनकम।
और यही टैक्सेबल इनकम भी बन जाएगी, क्योंकि कोई भी डिडक्टेबल अलाउंस हमने नहीं पढ़ा, यही टोटल इनकम है और यही टैक्सेबल इनकम भी है। ठीक है ना जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी? जी बच्चे कैलकुलेट करें जल्दी से, सभी की सभी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने ओपन कर देता हूं, आप भी कैलकुलेट करें, मैं भी कैलकुलेट करता हूं जी। ठीक है जी बच्चे, जी अब दोबारा से कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो जाए। $29.77 ये तो लॉस आ गया है, तो लॉस आ गया। अब मिनिमम टैक्स का रूल अप्लाई होगा। आपको याद है ना, हमने कहा था कि अगर टोटल इनकम जीरो नील हो, टैक्सेबल इनकम कितनी हो नील, या टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट हो जीरो, या टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट 1.25% ऑफ रेवेन्यू से कम बन रही हो, तो कम से कम टैक्स जो सबमिट करवाना है वो क्या है, वो मिनिमम टैक्स है। तो हमें अब टर्नओवर टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम टैक्स करनी है, तो ये भी इस पे रूल अप्लाई हो जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम टैक्स के लिए क्या रूल होता है बच्चे? रूल होता है 1.25% ऑफ सेल्स टर्नओवर एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स एंड ट्रेड डिस्काउंट। फेडरल एक्साइज ड्यूटी है तो वो भी डिडक्ट करनी है। तो हम देखते हैं सेल्स की फिगर कितनी गिवन है। सेल्स की फिगर है नेट ऑफ सेल्स टैक्स और ट्रेड डिस्काउंट 320। तो 320 का 320 इंटू 1.25%। तो जी बच्चे कैलकुलेट करें, 320 इंटू 1.25%, यह है 4 मिलियन टैक्स लायबिलिटी के अमाउंट। तो बच्चे अब करते क्या थे, टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और मिनिमम टैक्स विच एवर इज हायर। इस केस में तो टैक्स लायबिलिटी ही जीरो है ना, इस केस में टैक्स लायबिलिटी जीरो है। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए बात, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हम टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको समझाने लगा हूं। टैक्स लायबिलिटी, आपने सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है रूल के मुताबिक। इस केस में तो टैक्सेबल इनकम ही हमारी टैक्सेबल लॉस है, इनकम तो नहीं है। इसके केस में तो टैक्स लायबिलिटी हमारी जीरो है और मिनिमम टैक्स की अमाउंट है हमारी 4। ये 4 की अमाउंट है, ये मैंने यहां पे लिखी। अब आपने कंपेयर करना है और लिखना है विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो अमाउंट हायर होगी, विच एवर इज हायर, जो दोनों में से अमाउंट हायर होगी। तो दोनों में से कौन सी अमाउंट हायर है? 4 की क्या बन जाएगी आपकी? टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट बन जाएगी। ठीक हो गया। तो बच्चे ए पार्ट हमारा यहां पे मुकम्मल हो गया। अब इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बी पार्ट में क्या है, डिस्कस करनी है टैक्स की इम्प्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्कॉलरशिप जो सारा ने रिसीव किया। अब मुझे एक बात बताइएगा, सारा आजादी कॉरपोरेशन की क्या है? एम्प्लॉई है ना? बिल्कुल ठीक हो गया। तो क्या एम्प्लॉई कंपनी की एसोसिएट होती है?
हमने जब एसोसिएट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो एसोसिएट की डेफिनेशन में ये बात पढ़ रखी हुई है चैप्टर 18 में कि एसोसिएट एम्प्लॉयमेंट की वजह से एसोसिएट का रिलेशनशिप नहीं बनता। तो जो स्कॉलरशिप सारा को दी जा रही है वो सारा के लिए क्या होगी, एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। तो ये याद रखना, स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय सारा इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स as Sara is the employee of an AOP या AC, ठीक है, and employee of AOP या AC is not considered as the associate of the corporation। बच्चे बात क्लियर होगी जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमने क्या लिखना है कि सारा को जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, उस पर टैक्स लागू नहीं होगा क्योंकि सारा एम्प्लॉई है और एम्प्लॉय की वजह से एसोसिएट का रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की हमने प्रैक्टिस की। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसका व्यू शॉर्ट करके आपको दिखा देता हूं कि हमने सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम और टैक्स की लायबिलिटी और लॉस बिफोर टैक्स, और जितने भी इनएडमिजिबल एक्सपेंसेस थे वो सारे के सारे हमने एड बैक किए और जितने भी एडमिजिबल एक्सपेंसेस हैं वो हमने डिडक्ट किए। जितनी भी एग्जम्पशन, एक्सक्लूजन या जितने भी डिसअलाउंसेस थे वो हमने फेस पे शो किए और वर्किंग भी हमने स्पेसिफिकली की और इस न्यूमेरिकल में मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हुआ। ठीक हो गया जी, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।